हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। इससे पहले हमने सोशल साइंस और मैथ के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर जाके देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जीवन की मौलिक इकाई। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, कोशिका होता क्या, या हम बात करें कि जीवन की मौलिक इकाई किसी भी मनुष्य, पेड़ पौधे या जानवर या कोई भी बैक्टीरिया आप देखते हैं, उसकी मौलिक इकाई क्या है, यानी कि उसका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ है। तो देखिए, किसी भी जीवन की जो भी लिविंग थिंग है, मैं बात कर रहा हूँ लिविंग थिंग की, सजीव की, उस सभी का जो निर्माण है ना वो कोशिका से हुआ है। जैसे कोशिका, फिर कोशिका क्या करेगी, डिफरेंट टाइप की, एक टाइप की ही कोशिका उत्तक का निर्माण करेगी, और उत्तक क्या करेंगे, अंगकों के निर्माण करेंगे। अंगकों का मतलब है ऑर्गेन्स के निर्माण करेंगे, और ये डिफरेंट ऑर्गेन्स जो है वो स्पीसीज का निर्माण करेंगे। हो सकता है ये पादप स्पीसीज हो सकता है ये जंतु स्पीसीज हो सकता है ये बैक्टीरिया हो। तो कोशिका जो है किसी भी जीवन की मौलिक इकाई है, यानी कि मौलिक इकाई का मतलब आप समझ सकते हैं, मूल इकाई भी कह सकते हैं, यानी कि शुरुआती, यानी कि जो शुरुआत कहाँ से हुआ। तो किसी भी जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कोशिका के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो चलिए, कोशिका, देखिए सभी जीव, जितने भी जीव हैं वो सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, और इन सूक्ष्म इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। और ये जो सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसी को हम कोशिका कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी जीव आप देखते हैं, लिविंग थिंग्स देखते हैं, वो छोटे छोटे सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं, और ये जो सूक्ष्म इकाई है उसी को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका का आकार, आकृति और संगठन, उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि सिंपल सा है, कोशिका को हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं और जिन्हें हम कोशिका कहते हैं, और यही कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक है और कार्यात्मक इकाई है। अब देखिए, ये है कोशिका, ये रहे आपके सेल। तो देखिए, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो हम आगे पढ़ेंगे कि पादप कोशिका क्या होता है, जंतु कोशिका क्या होता है। लेकिन देख लीजिए, ये सेल्स है, इसी को कहते हैं कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। हुक ने एक कॉर्क का पतला काट लिया और उसे है ना सूक्ष्मदर्शी की से देखा, और ये जो सूक्ष्मदर्शी था वो शुरुआती सूक्ष्मदर्शी था, और उस कॉर्क में है ना उसे एक खांचा दिखाई दिया, इस तरह के खांचा दिखाई दिया, इस तरह के खांचा दिखाई दिया, और इसमें एक बिंदु दिखा, और इन्हीं खांचे को उन्होंने कहा यही है सेल। ये छोटे छोटे कमरे दिखे और इन्हीं कमरे को उन्होंने कहा सेल। बाद में रॉबर्ट हुक के बाद, तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उसने कोशिका के कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो उन्नत सूक्ष्मदर्शी से पहले जो था, जो शुरुआती सूक्ष्मदर्शी था, उसकी सहायता से देखा। तो ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का पता लगाया था वो मृत कोशिका का पता लगाया था। लेकिन बाद में जब उन्नत सूक्ष्मदर्शी का विकास हो गया, तब लुईन हॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया। तो ध्यान रखिएगा, लुईन हॉक ने 1674 में पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। तो ध्यान रखिएगा, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट हुक ने लगाया, और जीवित कोशिका का पता लुईन हॉक ने लगाया। देखिए, आपको अगर कोशिका देखना है ना, तो मान लीजिए आप एक प्याज लीजिए और प्याज को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो आपको कुछ इस तरीके का खांचा दिखेगा, छोटे छोटे कमरे दिखेंगे, इस तरह से बने होंगे, और ये जो छोटे छोटे कमरे हैं ना, इसी को आप कोशिका का नाम दे सकते हैं। और इन सभी कमरों से अगर इन सभी खांचों को जोड़ दीजिएगा तो वही आपका क्या बन जाएगा, प्याज बन जाएगा। तो जितने भी जीव हैं, ये तो मैंने प्याज पे एग्जाम्पल दिया, जितने भी जीव है, सजीव जीव है, लिविंग थिंग्स है, उस सभी का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। यानी कि हम भी जो बने हुए हैं वो भी शुरुआती जो था वो कोशिका था। कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से ऑर्गेन्स बने, और ऑर्गेन से डिफरेंट स्पीसीज बने। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लीडन और स्वान ने, और उनके अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, सभी पौधे और जीव जो है कोशिका के ही बने होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स देखते हैं आप,
वो सभी क्या बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, यानी कि शुरुआती इकाई है, जहाँ से कोई सजीव या जहाँ से कोई लिविंग थिंग्स स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, मूल इकाई है। सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिका से ही पैदा होती है। देखिए जो भी कोशिका है ना, जो भी सेल है, वो अपने पहले वाले सेल से निर्मित होती है। तो फिर ये नहीं कहिएगा कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, लेकिन ये कहा गया है कि जो भी सेल्स है वो अपने पहले वाले सेल से ही पैदा होते हैं। जीव के प्रकार, अब देखिए जो भी जीव आप देखते हैं उसको आप कोशिका के आधार पर बांटिएगा तो दो प्रकार के आपको मिलेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कोशिका के आधार पर बांट रहा हूँ। तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब है जिसमें एक ही सेल हो, एक ही कोशिका हो। अब बहुकोशिकीय जीव में जहाँ पे एक से अधिक सेल हो। तो ध्यान रखिएगा वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, जिसमें एक ही सेल होगा, और स्वयं में एक संपूर्ण जीव होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका सारा काम करेगा। भोजन को खाना, भोजन को पचाना, भोजन का निष्कासन, इसमें एक ही कोशिका ये सारा काम करेगी। जैसे अमीबा, देखिए ये है अमीबा। जैसे पैरामीशियम, यह रहे पैरामीशियम। जैसे क्लेमिडोनोमोनास, यह है क्लेडोमिनोमोनास। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव है, ये रहे बैक्टीरिया। ये एक ही कोशिका के बने होते हैं और इसमें सारा काम जो है, सारा काम एक ही कोशिका करेंगे। अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। देखिए वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। देखिए इसमें अनेक कोशिकाएं होती है और हर कोशिका का काम है ना बटा होता है। एक कोशिका समूह का काम अलग होता है, एक कोशिका समूह का काम अलग होता है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, खाना खाने का काम अलग कोशिका का होगा, पचाने का काम अलग कोशिका का होगा, भोजन को निष्कासन करने का काम अलग कोशिका का होगा। जैसे फंजाई, कवक, ये बहुकोशिकीय जीव है। पादप, पेड़ पौधे जो देखते हैं वो भी बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य जो हम हैं या अन्य जंतु है वो सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। जिसमें क्या होता है, श्रम विभाजन होता है, यानी कि हर कोशिका का काम जो है बटा होता है। लेकिन यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, एक ही कोशिका सारा काम करेगी। कोशिका के प्रकार आप देख लेते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करें। अब देख लेते हैं कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। देखिए कोशिका के प्रकार जो है वो दो है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे पहले कोशिका का निर्माण हुआ, यानी कि धरती पर जो पहला कोशिका आया वो प्रोकैरियोटिक था, और जो बाद में इसी से विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो हुआ यूकैरियोटिक कोशिका। तो ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ है इवॉल्व करता है। इवॉल्व का मतलब है कि विकास करता है। पहले हम कुछ और रहते हैं, फिर हम कुछ और बन जाते हैं, यानी कि समय के साथ हम अपना विकास करते हैं। तो सबसे पहले जो कोशिका पृथ्वी पे आया उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यही कोशिका समय के साथ अपने आप को विकास किया और यही बन गया यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। देखिए ये आकार में बहुत छोटी होती है, ये 1 से 10⁻⁶ मीटर तक होती है। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। देखिए कोई भी कोशिका होगी ना तो उसके 3 पार्ट होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक सेल है मान लीजिए, तो ये हो गया इसका कोशिका झिल्ली, और इसमें एक केंद्रक होता है और इसमें एक द्रव होता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो केंद्रीय भाग है वो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं रहता है। केंद्रक जो है अनुपस्थित रहता है, केंद्रक जो है होता ही नहीं है। झिल्ली द्वारा घिरे अंग अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि जो अंगक रहते हैं, अब कोशिका के अंदर है ना कुछ अंगक होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, वो उसमें अनुपस्थित रहता है। कोशिका विभाजन या विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। हमेशा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है एक कोशिकीय जीवाणु ही होगा। जो एक कोशिका जीवाणु है, जो अभी हमने पढ़ा, एक कोशिकीय जीवाणु और बहुकोशिकीय जीवाणु, तो प्रोकैरियोटिक जो होंगे वो हमेशा एक कोशिकीय होंगे। अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक, आकार में बड़ी होती है। केंद्रीय भाग जो है न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, यानी कि जो देखिए इसमें है ना, मान लीजिए कि एक कोशिका थी है, ठीक है, इसमें केंद्रीय भाग है लेकिन ये है ही नहीं, मान लीजिए ये है ही नहीं, तो आप इसे क्या कहिएगा कि केंद्रीय भाग है, नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें केंद्रक है ना उपस्थित नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है मान लीजिए कि कोई चीज़ है इसमें और ये जो झिल्ली से
घिरा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें केंद्रक है, इसमें दिखेगा, इसलिए कहा जाता है कि केंद्रकीय भाग जो है न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा रहता है और इसमें केंद्रकीय भाग केंद्रक जो है उपस्थित होता है, और इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक उपस्थित होता है जबकि इसमें उपस्थित नहीं था। झिल्ली द्वारा घिरे अंग उपस्थित रहते हैं। अभी देखिए ये अंगक क्या है वो हम आगे आपको पता चलेगा। कोशिका विभाजन जो है माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। कोशिका के यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब देख लेते हैं कि कोशिका का आकार क्या होता है। देखिए कोशिका का विभिन्न आकार और आकृति है। समानतः कोशिका अंडाकार भी होती है, लंबाकार भी होती है, स्तंभाकार भी होती है और डिस्क के आकार की भी होती है। और जो कोशिका का आकार जो होता है उसके कार्य पे निर्भर करता है। देखिए विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है और प्रकार की होती है। जैसे कुछ कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और कुछ कोशिका को हम अपनी इन नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे आप देखिए शतुरमुर्ग का अंडा, ये भी एक कोशिका है, उसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसे हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आपको देखना होगा। गाइज एक चीज़ और, जब भी मैं कोई भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ या जो भी लेक्चर्स आप देखते हैं उस लेक्चर्स का ना नोट्स बनाइए। जो भी लेक्चर्स आप देखते हैं एक बार तो पहले बढ़िया जैसे सुन लीजिए और दूसरी बार में आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। एक अलग से कॉपी ले लीजिए और जो भी सब्जेक्ट आप इस चैनल से देखते हैं उसका ना नोट्स बना लीजिए। और एक काम और क्या कीजिए, जो भी लेक्चर्स आप देखते हैं जिसके नोट्स बनाते हैं एनसीईआरटी के बुक से उसको आप एक बार है ना रीड कर लीजिए। इससे ना आप बहुत अच्छा फील करिएगा। तो नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी को जरूर रीड कीजिए। और हाँ, जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, जैसे मैथ, सोशल साइंस और साइंस से रिगार्डिंग जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा वो लेक्चर्स आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड करूँ। और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगता है लेक्चर्स को अपलोड करने में। अगर आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इनका आकार जो है 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। अब देख लेते हैं, जैसे एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोमीटर तक होता है। यहाँ पे देखिए सामान्यतः 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। बहुकोशिकीय जीव की कोशिका का आकार 2 से 120 माइक्रोमीटर तक होता है। जैसे सबसे बड़ी कोशिका, ये ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा तक होता है। और यह है शुतुरमुर्ग का अंडा, देखिए कितने बड़ा है। सबसे छोटी कोशिका होते हैं माइकोप्लाज्मा, जो ये है, देख रहे हैं माइकोप्लाज्मा। ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपको दिख रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन ये काफ़ी छोटी होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, और ये जो है ना 1 मीटर तक होता है। ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये न्यूरॉन भी इसे कहा जाता है। तो यह तंत्रिका कोशिका जो सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देख लेते हैं कोशिका के भाग। देखिए कोई भी कोशिका है ना उसमें कम से कम 3 भाग होंगे। एक तो आपका होगा प्लाज्मा झिल्ली, एक होगा इसका केंद्रक और एक होगा इसके चारों ओर जो फैला होता है कोशिका द्रव। तो देख लेते हैं, समानतः कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं और ये है प्लाज्मा झिल्ली। जैसे अभी मैंने क्या बताया, ये जो लाइन है ये जो देख रहे हैं इसी को कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली। बीच में एक केंद्रक होगा उपस्थित, इसको कहेंगे केंद्रक। और कोशिका द्रव जो होता है इसके चारों ओर जो देख रहे हैं जो खाली स्थान है इसमें होगा कोशिका द्रव, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए, ये देखिए जैसे मैंने 2 सेल लिया, एक पादप कोशिका लिया और एक जंतु कोशिका लिया। अब इसे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पादप कोशिका के, ये इसको हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहेंगे केंद्रक, ठीक है। और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं इसी को हम कहेंगे कोशिका द्रव। अब ये कोशिका द्रव में विभिन्न अंगक होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, तो ये विभिन्न अंगक भी होते हैं। इसी में देख लीजिए, जैसे जंतु कोशिका में ये आपका जो हो गया ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया, ये केंद्रक हो गया और ये जो हो गया कोशिका द्रव हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोशिका को अगर आपको पढ़ना है तो उसको मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब देखिए यह है कोशिका झिल्ली। अब हमें पढ़ना है कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो मैंने एक कोशिका उठा लिया जंतु कोशिका। पादप कोशिका में भी आप देख लीजिए, पादप कोशिका में भी ये झिल्ली आपको मिलेगा। देखिए यह है प्लाज्मा झिल्ली, इस वाले को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। और ये है ना, ये इसके ऊपर जो देख रहे हैं एक पदार्थ और है
प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर, उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है, वो जो हम आगे है ना पढ़ेंगे। तो ये है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है पादप कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका जो ऊपरी परत जो आप देख रहे हैं उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसी को कहेंगे हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो देखिए कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्लेमा भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है ना, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होता है। परागम्य क्या मतलब है कि कोशिका के अंदर कौन चीज़ आएगी और कौन चीज़ बाहर जाएगी, ये इसी झिल्ली के द्वारा डिसाइड होता है। तो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, मतलब ये झिल्ली डिसाइड करेगी कौन सा पदार्थ अंदर आएगी और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगी, इसीलिए इसका नाम है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करती है। अब देखिए एक कोश सेल ये है और एक सेल ये है, ठीक है, इसमें भी कोशिका द्रव है चारों तरफ फैला हुआ, इसमें भी कोशिका द्रव है। अब ये दोनों कोशिका द्रव मिक्स ना हो जाए तो इसलिए ये झिल्ली क्या करती है, इन दोनों को अलग करती है, दोनों के कोशिका द्रव को अलग कर देती है। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। अभी हमने देखा था कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोसिक मॉडल के अनुसार यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की दो परतों के बीच सैंडविच की तरह धसी होती है। यह लचीली होती है जो कि मोड़ी तोड़ी और दोबारा जुड़ सकती है। प्लाज्मा झिल्ली, इसके कार्य को देखें तो यह कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं को आने जाने देती है और कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली का जो कार्य है, इसका काम है कि अंदर कौन सा चीज़ जाएगा और बाहर कौन सा चीज़ जाएगा, और कोशिका का एक आकार जो होता है उस आकार को यह बनाए रखती है। इसका इंपॉर्टेंट काम प्लाज्मा झिल्ली का यही है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। देखिए कोई भी झिल्ली है उसके अंदर या बाहर कोई चीज भी जाएगा, उसके दो प्रकार है, एक को कहा जाएगा विसरण और एक को कहा जाएगा परासरण। अब देखिए विसरण प्रक्रिया क्या, देखिए विसरण जो है उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होगा। जैसे मान लीजिए इसको हाई मान लीजिए, इसको लो मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए उस सांद्रता, मान लीजिए कोई सेल है उसमें हाई प्रेशर बन गया, हाई सांद्रता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और सेल के बाहर जो है लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगा। इसका उल्टा भी केस हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया और सेल के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो क्या होगा, हाई से ये लो की ओर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उस सांद्रता से इसका जो गमन होता है वो निम्न सांद्रता की ओर होता है। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सांद्रता होता है उसको समान कर देता है। जैसे मान लीजिए कि इधर हाई है इधर लो हो गया, और दूसरा केस है इधर लो हो गया इधर हाई हो गया, तो जब भी ऐसा होगा तो ये हाई से लो जाएगा और ये भी हाई से लो जाएगा और इक्वल कर देगा दोनों को, मतलब दोनों अंदर और बाहरी को इक्वल कर देगा सांद्रता को। यह तीनों ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में, तीनों माध्यम में यह विसरण प्रक्रिया संभव है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब जैसे देखिए अभी मैंने क्या बोला, ये गमन करते हैं उस सांद्रता से निम्न सांद्रता, तो जब भी गमन करेंगे तो इसमें क्या होगा, गति होगा, और ये गति इसी सांद्रता के आधार पर होती है। अब देख लेते हैं परासरण। परासरण क्या है, वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। यहाँ पे तो ये तीनों चीज़ों में होता था, यहाँ पे सिर्फ ये निम्न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होगा जल में। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। यह भी जो अंदर और बाहर के जो सांद्रता में कमी है उसको भी समान कर देता है। यह केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है। अब देखते हैं सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। अब देखिए सांद्रता अभी आपने पढ़ा कि उच्च सांद्रता भी हो सकता है और निम्न सांद्रता भी हो सकता है, तो इस आधार पर सांद्रता के तीन प्रकार माने गए हैं विलयन के। जैसे मान लीजिए आप किसी पानी में नमक को घोल देते हैं तो अलग अलग सांद्रता हो जाएगी इसकी। तो देखते हैं सबसे पहले समपरासरी विलयन। अब देखिए समपरासरी विलयन में क्या होगा, कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान है तो यह समपरासरी विलयन है। मान लीजिए कि कोई कोशिका है, उसके बाहर भी और अंदर भी, कोशिका के बाहर भी और अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा, इसे कहेंगे समपरासरी विलयन। और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा,
ये अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा, जितना अमाउंट में अंदर जाएगा उतना ही अमाउंट में बाहर जाएगा। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो इसी को कहते हैं आइसोटोनिक या समपराशरी विलयन। अब दूसरा केस बनेगा कि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है। मान लीजिए कि कोशिका के अंदर हाई बन गया और कोशिका के बाहर लो है, तो क्या होगा, हाई से लो की ओर जाएगा। कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। अब देखिए ये, अब ये क्या था, बाहर ये हाई है, ये सॉरी इधर लो है इधर हाई है, तो क्या होगा, हाई से लो जाएगा तो ये जल जो है इधर की ओर निकल जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, इसी को कहते हैं हाइपरटोनिक। अब तीसरा केस होगा कि बाहर जो होगा लो होगा और अंदर जो होगा वो हाई होगा। कोशिका के बाहर विलयन की सांद्रता कम होगी, बाहर लो होगा और अंदर में क्या होगा, हाई होगा। तो कोशिका के अंदर अंतःप्रासरण के कारण कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी या फट जाएगी। ये देखिए कोशिका फूल जाएगी और ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो ये अंदर की ओर आ जाएगा। इसी को कहते हैं अल्प परासरणी दाबी विलयन। अब देखिए जीव द्रव संकुचन क्या है। अब देखिए पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन या जीव द्रव्य संकुचन भी कहा जाता है। अभी परासरण हमने पढ़ा था, इसके द्वारा क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, पानी बाहर की ओर निकल जाती है, जिससे प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ क्या हो जाता है, संकुचित हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। उसी को जीव द्रव्य कुंचन या जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। अब देखिए कोशिका भित्ति, देखिए ये पादप कोशिका होती है। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, ये जो परत आप देख रहे हैं ये है प्लाज्मा झिल्ली, ये, और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर आपको एक और परत दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ पादप कोशिका में ही होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका में होती है। देखिए कुछ चीजें जो होती है ना वो पादप कोशिका में होती है, सिर्फ और पादप कोशिका में होगी, जैसे हरित लवक वो सिर्फ पादप कोशिका में ही होगी। तो हम बाद में अंतिम में है ना पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जो है उसको भी हम देख लेंगे। तो कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ पादप कोशिका में होती है और ये प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर होती है। अब देखिए यह पादप कोशिका की बाह्य झिल्ली है। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, पादप सेल है, ये मान लीजिए ये है आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ये है आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कह लीजिए या इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके ऊपर एक और परत होगी, एक और परत होगी, इसी को कहेंगे हम कोशिका भित्ति। तो ध्यान रखिएगा यह जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति जो होती है सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्र होती है और अजीवित संरचना है। और यह जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज से बनी होती है और यह एक दूसरे से जुड़ी होती है और इसका काम है पादप को मजबूती प्रदान करना। पादप कोशिका एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेट से संपर्क में रहती है। देखिए इसे याद ही कर लीजिएगा, कोई चीज नहीं है ये। कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। अब देखिए कवक भी जो होते हैं ना वो भी अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही प्राप्त करते हैं। तो ये जो है कोशिका भित्ति, यहाँ कवकों में भी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है। ये क्वेश्चंस बराबर आते हैं इसलिए याद ही कर लीजिएगा। और जो पेड़ पौधे हैं नॉर्मल कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, देखिए कोशिका को संरचना प्रदान करना यानी कि ठहराव या मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। यह संरंध्र होती है यानी कि विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है, यानी कि जो काम प्लाज्मा झिल्ली करती थी वही काम अधिकांश तरह पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति करती है। इसमें मरम्मत करने और पुनर्जनन की क्षमता होती है। अब देखिए कोशिका के भाग हमने देखे थे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमने प्लाज्मा झिल्ली और इसके अलावा कोशिका भित्ति को भी हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक। देखिए केंद्रक, अब दोनों सेल्स को देख लीजिए, पादप कोशिका को देख लीजिए या जंतु कोशिका देख लीजिए, इसमें आपको ये केंद्रक उपस्थित दिखाई देगा, ठीक है। ये रहे आपका केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका की जो भी क्रिया होगी उसी के नियंत्रण में होगी। यह कोशिका का केंद्र यानी कि हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
यूकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राथमिक केंद्रक होता है, यानी कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जब अंतर बता रहा था उसमें मैंने आपको स्पष्ट किया हुआ था। इसके ऊपर की झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखिए ये जो केंद्रक होता है ना, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक द्रव में केंद्रकाय या क्रोमेटीन के धागे होते हैं। इसके अंदर जो है केंद्रकाय और क्रोमेटीन के धागे होते हैं जिनसे जीन्स बनते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमेटीन के धागे डीएनए के बने होते हैं। ये जो क्रोमेटीन के धागे हैं या क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये डीएनए एक दूसरे में भेजते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बराबर पूछ दिया जाता है, एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटीन जो है डीएनए के बने होते हैं, और इसका जो काम होता है, जो हमारे आनुवांशिक सूचनाएं जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। अब जीन क्या है, देखिए डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षमक घटक को जीन कहते हैं, यानी कि डीएनए का जो कार्य क्षमता है या बुनियादी घटक जो है उसी को हम जीन्स कहते हैं। अब देखते हैं केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। देखिए ये कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हेडक्वार्टर है ये सेल का। ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। देखिए जो भी आपके आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो केंद्रक में होंगे या राइबोसोम में होंगे, तो उसे याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि जीन्स किस में उपस्थित रहते हैं या डीएनए किस में उपस्थित है, तो एक केंद्रक में उपस्थित होता है और एक आपको राइबोसोम में मिलेगा, जो राइबोसोम आगे अभी हम पढ़ेंगे। अब देखिए अभी हमने प्लाज्मा झिल्ली को पढ़ लिया, केंद्रक को पढ़ लिया। अब देखते हैं कोशिका द्रव। अब देखिए कोशिका द्रव जो है ना वो दो चीज़ों से बना होता है, एक जलीय द्रव और एक कोशिका अंगक। अब देखिए कोशिका अंगक में बहुत सारे अंगक होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, जैसे अंतर्द्रव्यीय जालिका, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम। अब हम इन सभी अंगक के बारे में पढ़ेंगे कि ये अंगक क्या है और इसका कार्य क्या होता है। जलीय द्रव जो है वो 90% जल होते हैं, 7% प्रोटीन होता है उसमें, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1% अन्य चीज होता है। तो कोशिका द्रव को भी हम दो आधार में बांट सकते हैं। अब देख लेते हो कोशिका द्रव। अब देखिए ये जो मैंने लिया है पादप कोशिका, तो अगर पादप कोशिका के आधार पर दिखेगा तो ये हो गया आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, और इसके ऊपरी परत को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति सेम। अगर आप जंतु कोशिका भित्ति देखिएगा तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी लेकिन प्लाज्मा झिल्ली होगी। ये हुआ केंद्रक, ये दो चीज आपने पढ़ लिया था, ये केंद्रक हो गया। अब इसके अलावा ये जो देख रहे हैं ये पूरा, इसको हम कहेंगे केंद्र कोशिका, वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में दो चीज होगा, एक तो द्रव्य होगा, ये देख रहे हैं ये द्रव्य होगा, ये जो देख रहे हैं ना ये अंगक है, इसी को क्या कहेंगे, अंगक कहेंगे। जैसे अंतर्द्रव्यीय जालिका, तो ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। लाइसोसोम होता है, ये देखिए लाइसोसोम। गोल्जी उपकरण होता है। कोशिका भित्ति, ये हमने पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, और ये रहा आपका ये जो देख रहे हैं ना ये कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर ये जो अंगक है, तो ये चीजें होती है, इसी को हम कहते हैं अंगक, और एक होता है द्रव्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतर्द्रव्यीय जालिका। अब देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में मिलेगी। ये देखिए यह है अंतर्द्रव्यीय जालिका एक, और एक अंतर्द्रव्यीय जालिका एक है। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। इसमें भी देख लीजिए, एक हो गई अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी, और एक आपको और मिल जाएगी, ये रही अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो देखिए ये अंतर्द्रव्यीय जालिका है, और एक है ये खुरदरी है, और ये चिकनी है। इसी तरह आप देख लीजिए, ये है आपकी खुरदरी, देख रहे हैं खुरदरी है, और ये है आपकी चिकनी। तो दो अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है, तो पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। अब देखिए ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। ये सिस्टर्नी और नालिकाओं की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक है। अंतर्द्रव्यीय जालिका जो खुरदरी होती है ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे होता है। अब ये राइबोसोम क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। राइबोसोम उपस्थित होता है। अब देखिए चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली और नालिकाओं से बना होता है, ये भी
यह जो है वसा और लिपिड बनाने में मदद करता है, जबकि खुरदरी क्या करता था, प्रोटीन का संश्लेषण करता था, जबकि चिकनी क्या करेगा, वसा, फैट और लिपिड बनाने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, राइबोसोम इसमें नहीं होता और इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य क्या है? तो इसके कार्य है, यह ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच, ध्यान रखिएगा, ये शेल हुए और ये केंद्रक हुआ, तो केंद्रक और सेल के अंदर के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, ये केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर यानी कि कोशिका के अंदर जो परिवहन होगा उसके लिए नलिका की सुविधा यह प्रदान करेगी। यह वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। वसा चिकनी वाला, खुरदरी वाला बनाएगा और प्रोटीन कौन बनाएगा, चिकनी वाला बनाएगा, तो उसका संश्लेषण में मदद करता है। अब देखिए, यह अंतर्द्रव्यीय जालिका भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम, पादप कोशिका में लाइसोसोम ये है, ये दिख रहा है आपको, लाइसोसोम है ये, और यहाँ पे आप देखिए लाइसोसोम जो है वो ये रहा लाइसोसोम जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में भी लाइसोसोम होता है और पादप कोशिका में भी लाइसोसोम होता है। अब देखिए, इनकी कोई निश्चित आकृति और आकार नहीं होता है। इसका मुख्यतः काम होता है जंतु कोशिका और कुछ पादप कोशिकाओं में यह पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है कोशिका को साफ रखना। इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखिए, लाइसोसोम का काम होता है सफाई रखना, यानी कि जो भी चीज़ पचता है उसको साफ रखना। तो उपाचय प्रक्रिया में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुट्टिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। जो लाइसोसोम होता है छोटा सा, वो क्या होता है, फट जाता है, और इसका जो काम है साफ रखना। तो ये इसी सबको, इसका जो एंजाइम होता है ये इसमें फैल जाते हैं और ये अपनी ही कोशिका को साफ कर देते हैं, यानी कि अपनी ही कोशिका को ये पाचन कर देते हैं, पाचन करने लगते हैं, यानी पचाने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखिए, लाइसोसोम का काम होता है कोशिका को साफ रखना। साफ रखने का अर्थात है कि उसके जो है लाइसोसोम के अंदर एंजाइम निकलेगा और एंजाइम से वो उसको क्या करेगा, पचा लेगा। अब जैसे ही लाइसोसोम फटेगा तो इसके जो एंजाइम है वो कोशिका में फैल जाएगा, और कोशिका में जैसे फैलेंगे तो ये एंजाइम इसी को पचाने लगेगा। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब देखिए, अंतर्द्रव्यीय जालिका हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा, फिर हमने केंद्रक पढ़ा, फिर कोशिका द्रव पढ़ा। कोशिका द्रव में हमने कोशिका अंगक में अंतर्द्रव्यीय जालिका पढ़ा और अभी हमने लाइसोसोम पढ़ा। अब देखते हैं गोल्जी काय। देखिए, गोल्जी काय उपकरण, अब देखिए पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण ये रहा, देख रहे हैं, ये रहा आपका गोल्जी उपकरण पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण ऐसे रहा, देख रहे हैं, ये पैरेलल रूप से जो दिख रहा है वही इस तरह से, इसी को गोल्जी उपकरण कहेंगे। अब देखिए, ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है, देख रहे हैं, ये समूह में ना चपटी पुटिकाओं का समूह है दोनों में, और एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी हुई है। तो देख सकते हैं समांतर, ये एक दूसरे के ऊपर समांतर है ना, तो ये सजी हुई है। गोल्जी काय के कार्य क्या है? तो ये लिपिड बनाने में सहायता करता है। ध्यान रखिए, खुरदरी भी लिपिड बनाता था, फैट बनाता था, गोल्जी काय भी लिपिड बनाएगा। ये स्वभाव से स्रावी होता है, यानी कि बहनता है। यह मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। ध्यान रखिएगा, चिकनी प्रोटीन संश्लेषण करता था और ये गोल्जी काय जो है मेलेनिन का संश्लेषण करेगा। अंतर्द्रव्यीय जालिका में संश्लेषित लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। ध्यान होगा आपको कि अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन का भी संश्लेषण करती थी चिकनी वाली, और खुरदरी वाली लिपिड का और फैट का संश्लेषण करती है। तो वो जो संश्लेषण करती थी अंतर्द्रव्यीय जालिका, उसका जो इकट्ठा होता है वो गोल्जी काय में इकट्ठा होता है, और गोल्जी काय द्वारा उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। जहाँ पे भी कोशिका के अंदर गोल्जी, देखिए समझिए इस चीज़ को, अंतर्द्रव्यीय जालिका ने क्या किया, लिपिड का संश्लेषण किया और इसको जमा किया आपको गोल्जी काय में। अब गोल्जी काय क्या करेगी, जरूरत के वक्त कोशिका के अंदर भेजेगी जिसको जरूरत होगा, या कोशिका के बाहर भेज देगी। तो ये गोल्जी काय के कार्य है, परिवहन का काम करता है। गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ध्यान होगा, लाइसोसोम आत्मघाती थैली, तो लाइसोसोम को भी यह बनाता है। यह कोशिका के भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है। गोल्जी काय जो है कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है और कोशिका झिल्ली जो दोनों कोशिका में होती है उसको बनाने में मदद करता है। अब देखिए,
सबसे पहले हमने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा, फिर केंद्रक पढ़ा, फिर कोशिका द्रव पढ़ा, और फिर कोशिका द्रव के अंतर्गत हमने कोशिका अंगक में अंतर्द्रव्य जालिका पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, गोल्जी काय पढ़ लिया। अब देखते हैं रिक्तिका। अब देखिए रिक्तिका, देखिए इन कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में यह काफी बड़ी होती है। रिक्तिका के कार्य क्या है? यह कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का नियंत्रण वो पादप कोशिका में अपशिष्ट उपाचीय पदार्थ को इकट्ठा करने का कार्य करती है। जो भी अपशिष्ट उपाचीय पदार्थ होता है उसको इकट्ठा करती है। अब देखिए हमने रिक्तिका, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय, रिक्तिका पढ़ लिया। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए दोनों सेल में देखिए जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है। उसको आप जोड़ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। इसका कोशिका का इसका जो काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कोशिका का पावर हाउस है, यानी कि कोशिका को जो ऊर्जा मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। यह दोहरी झिल्ली वाला होता है तथा सभी यूकैरियोटिक्स में मिलता है। अभी आपने पढ़ा हुआ था लेक्चर्स के शुरुआती में प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और ये दोहरी झिल्ली वाला होता है। इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? तो इसका सबसे पहला काम है कि ऊर्जा निर्माण कर एटीपी के रूप में संचित करता है। अब ये एटीपी क्या होता है वो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। कोशिकीय शोषण का ये मुख्य स्थान है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। अब देखिए कोशिका जब शोषण करती है ना तो वह वहीं से ऊर्जा निकलती है। अब ये ऊर्जा कैसे निकलती है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शोषण में का मुख्य स्थान है जिससे एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी जो है वो ऊर्जा ही है, समझ जाइए। अब देखिए अभी हमने अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। अब देखते हैं लवक। देखिए लवक जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में होता है। जैसे ये है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सिर्फ हरित लवक कहीं नहीं होता है, लवक 3 प्रकार के होता है। तो यह केवल लवक जो है केवल पादप और एल्गाई जिसको हम काय कहते हैं उसमें होता है। तो लवक 3 प्रकार के होता है, एक अवर्णी लवक, एक वर्णी लवक और एक हरित लवक। हरित लवक तो हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं। हरित लवक जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एक होती है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक। अवर्णी में कलरलेस होगा यानी कि व्हाइट होगा, वर्णी लवक में और भी कलर हो सकता है हरे के अलावा। अब देखिए अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, जैसे सफ़ेद। तो ये जो होता है तने और जड़ में होता है। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ये लाल, भूरा और अन्य रंग का हो सकता है, और ये भी जो है जड़ में, तना में और पत्ती में होता है। और हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट वो हरा होता है और यह केवल पत्तियों में होता है और यहीं से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णी लवक कहते हैं, ये रंगहीन लवक होते हैं। ये पौधों की जड़, भूमिगत तनों और भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, ये रंगीन लवक होते हैं। यह रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग में पाया जाता है, क्योंकि हरा रंग जैसे ही होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति या बीज आदि में पाए जाते हैं। जो आप देखते हैं जो फूल होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। जैसे आप देखते हैं पीले फूल, लाल फूल, नीले फूल, तो ये जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। चाहे अलग अलग आप फल का कलर देखते होंगे तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। और जो पत्ते आप देखते हैं हरे पत्ते होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं, जिससे ये पत्ते या ये पौधे पत्तों में अपना खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता होगी। अब देखिए अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं राइबोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम मुझे शुरू में पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं अंतिम में पढ़ा रहा हूँ। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं ना काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं ना, उसी को राइबोसोम कहते हैं। ये जो आपको बिंदु यहाँ दिख रहा है उसी को कहेंगे राइबोसोम। यह अत्यंत छोटे गोल कण है
जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं या अंतर्द्रवीय जालिका के बाहर सतह पे चिपके रहते हैं। तो देख लीजिए, ये अंतर्द्रवीय जालिका है, उसके बाहरी सतह पे ये चिपके मिलेंगे, अंतर्द्रवीय जालिका। तो ये देखिए, इसके ऊपर ये चिपके मिलेंगे। नहीं तो ये जो जीव द्रव है, कोशिका द्रव याद है, दो आधार पे मैंने बांटा था, एक जीव द्रव और एक अंगक। तो ये जो अंगक है ये कोशिका की द्रव में ये तैरते रहेंगे। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, राइबोसोम या तो अंतर्द्रवीय जालिका पे चिपके रहेंगे या कोशिका द्रव में, जो जीव द्रव है कोशिका द्रव का, उसमें तैरते रहेंगे। और ये जो राइबोसोम है वो आरएनए या प्रोटीन के बने होते हैं। तो आरएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए का अभी हमने बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, तो इसी में लगा दीजिए डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया डीएनए का फुल फॉर्म और ये हो गया आरएनए का फुल फॉर्म। तो राइबोसोम है आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं? देखिए, राइबोसोम जो है अमीनो एसिड और प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है, यानी कि अमीनो एसिड और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में ही इसका काम होता है। सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा ही किया जाता है, एंजाइम का संश्लेषण, प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रवीय जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है वो अंतर्द्रवीय जालिका में बनता है और फिर यहाँ से ये गोल्गी काई में जाता है और फिर ये यहाँ से सभी जगह इसको भेजा दिया जाता है। तो ये राइबोसोम के कार्य हुए। अब देख लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। तो देखिए, ये रहे पादप कोशिका और ये रहा जंतु कोशिका। अब देखिए, इसमें कुछ अंगक जो है सिर्फ पादप कोशिका में रहेगा, जैसे हरित लवक, प्लास्टिड, ये सिर्फ पादप कोशिका में रहेगा। जंतु कोशिका में प्लास्टिड और हरित लवक नहीं होगा। उसी तरह कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होगा, जंतु कोशिका में नहीं होगा। तो यही अंतर है। अब देखते हैं, सबसे पहले लक्षण देखेंगे, फिर देखेंगे पादप कोशिका में होता है या जंतु कोशिका में होता है। जैसे आकार एवं आकृति, तो पादप कोशिका आकृति में बड़ी होती है और आकार में आयताकार होती है। जंतु कोशिका जो होती है वो छोटी होगी और अंडाकार होगी, और ये जो होगा आयताकार होगा और ये बड़ा भी होगा। कोशिका भित्ति जो है पादप में होगी और ये जो सेल्यूलोज से बनी होगी, और जंतु कोशिका में नहीं होगी। आपको याद होगा कि बैक्टीरिया में जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये हमने आपको बताया था। तो ये पादप कोशिका में सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। रिक्तिकाएं जो है पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में या तो उपस्थित होगी या काफ़ी छोटी होगी। गोल्जिकाय, पादप कोशिका में गोल्जिकाय क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे, लेकिन जंतु कोशिका में गोल्जिकाय क्या होंगे? विकसित होंगे और केंद्रक के जो निकट होंगे। प्लास्टिड, पादप कोशिका में उपस्थित होंगे, लेकिन जंतु कोशिका में ये जो प्लास्टिड है वो अनुपस्थित रहेंगे। आरक्षित भोजन का भंडारण, भोजन का भंडारण पादप जो है स्टार्च या तेल के रूप में करते हैं, जबकि भोजन का भंडारण जंतु कोशिका एनिमल सेल जो है ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और जरूर बताएं आपको नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।